नमस्ते साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 5 और नाम है उसका कंज्यूमर राइट्स। क्या कंज्यूमर्स के राइट्स होने चाहिए, किस प्रकार के अधिकार उसको सरकार ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। यदि आप मार्केट जाते हैं और कुछ सामग्री लेके आते हैं तो उस पर आपका क्या अधिकार होता है, अगर कोई सामग्री खराब है तो उसकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, वो सारा हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन फिक्स है आने का और वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कौन सा चैप्टर है, कौन सा जो टॉपिक है वो आता है हमेशा। और शायद 2 या 3 नंबर का कुछ चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ते हैं। नाउ consumer rights are a set of rights governed by the law that allows consumer to have the necessary information about goods and services while purchasing। एक कंज्यूमर को वो सारे राइट्स मिले हुए हैं, वो जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो सारे राइट्स दिए हुए हैं जिसके तहत कोई भी कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है वो उस सामग्री की जिससे वो खरीदता है उसकी जानकारी उसे सही तरीके से और संपूर्ण तरीके से मिले। अब इसके लिए उन्होंने 7 उनको अधिकार दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है राइट टू सेफ्टी। देखिए, कोई भी सामग्री जो है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ खरीद के लाए और उसमें बम निकल जाए, है ना। तो एक कंज्यूमर को एक सेफ्टी देने का सबसे पहले राइट दिया जाता है। राइट टू चूज ऐसा है कि आपको कौन सी सामग्री चाहिए, यानी कि आप कुछ लेने जा रहे हैं बाजार में और दुकानदार प्रेशर करे कि नहीं आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा, दूसरी नहीं मिलेगी। जैसे कि हम एक चाय पत्ती का एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में बहुत सारी चाय पत्तियां मिलती हैं, लेकिन आप चाहे तो जैसे कि वैरायटी हो गया या फिर दूसरी कोई भी चाय पत्ती हो, शक्ति वगैरह या ऐसी कोई भी चाय पत्ती, तो वो आपको जो चाहिए वो उसको देना होगा। ऐसा ही राइट्स मिला हुआ है। राइट टू बी इंफॉर्मेशन। देखिए, कोई भी हम सामग्री ला रहे हैं तो उस पर कंज्यूमर को ये राइट है कि उस चीज की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिले, जैसे कि वो चीज कहाँ बनी हुई है, वो कहाँ से आई है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सारी चीजें जो है उसको मिलनी चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि प्रत्येक सामग्री की जो भी सामग्री है उसमें क्या क्या समाहित है वो सारी जानकारी या उसके बारे में जो भी शिक्षा है वो सारा उसको मिलना चाहिए। राइट टू बी हियर्ड, यानी कि कोई भी सामग्री यदि कोई खरीद के ला रहे हैं तो उस चीज के लिए वापस कोई शिकायत करें या उसको सुनने के लिए अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू सीक रिडर्सल, यानी कि कोई भी चीज यदि आप लेके आए हैं, मान लो आप कोई पेन लेके आए हैं और आपको घर आने के बाद पता चलता है कि वो चीज टूटी हुई है, तो ये किसी भी विक्रेता की या हम ये कहें कि किसी भी दुकानदार जो दे रहा है, सामान दे रहा है, उसके लिए ये जरूरी है और एक कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो इस चीज को एक्सचेंज करा सके, वो वापस उस चीज की क्षतिपूर्ति कर सके। उसके लिए राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ये सभी जो राइट है, ये जो सारे राइट मिले हुए हैं उसके लिए एक अधिकार बनाया गया, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो उपभोक्ता है उसको इन सभी चीजों के राइट्स को, इन सभी राइट्स की जो प्रोटेक्ट है उसके लिए एक प्रावधान बनाया जाए, एक्ट बनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं वापस बता देता हूँ। 7 तरीके के अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें पहला है राइट टू सेफ्टी। किसी भी सामग्री का जो सेफ्टी बहुत होने जरूरी है। राइट टू चूज, आपको क्या सामग्री चाहिए ये आपको अधिकार है कि आप चूज कर सकें। राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको उस चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि उसमें कौन कौन सी सामग्री मिली हुई है उस चीज का उसे पता चल सके। राइट टू बी हियर, उस चीज में यदि कोई चीज खराबी है या कुछ है तो उसको सुनने के लिए उसको अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू सीक रिडर्सल, यानी कि आपको कोई भी चीज टूटी हुई मिले तो उसको वापस क्षतिपूर्ति करना चाहिए। और ये 6 जो राइट है उसके लिए एक प्रावधान बनाया जाए जिससे क्या हो कि उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। बढ़ते हैं आगे। नाउ द कंज्यूमर इन द मार्केट, एक कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है वो मार्केट में अपना किस तरीके का रोल प्ले निभाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। हम जो एक मार्केट होता है उसमें दोनों तरीके की भूमिका निभाते हैं। एक
प्रोडक्शंस की जो उपभोक्ता होता है वो भी, और एक विक्रेता के रूप में भी। यानी कोई ना कोई हम में से ही कोई व्यक्ति होता है जो सामान बेचता है, और हम में से ही कोई व्यक्ति होते हैं जो सामान खरीदता है। तो इस तरीके का दोनों का रोल प्ले एक मानव करता है। एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड, कोई भी एक प्रोड्यूसर्स के रूप में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। हम एक प्रोड्यूसर्स के रूप में अपनी जो अहमियत है या अपनी भूमिका जो है वो किस रूप में कार्य में देखते हैं, वो देखते हैं हम किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सच एज एग्रीकल्चर यानी कि हम किसी प्रकार से खेतों में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, यानी इंडस्ट्री यानी हम किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, या किसी न किसी प्रकार के सर्विस में यानी सेवाओं में हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक प्रोड्यूसर जो होता है अपना रोल प्ले करता है। तो ये हो गया। तो देखिए प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन होता है? देखिए कंज्यूमर होता है यानी कि खरीदने वाला, जो कोई सामान ले रहा है। The consumer participate in the market when they purchased good and services that they need। जब भी किसी उपभोक्ता को ये चीज की आवश्यकता हो कि उसे कुछ सामग्री चाहिए, तो क्या वो कंज्यूमर कहलाता है। और वो क्या करता है? गुड एंड सर्विसेज यानी कि जो सामग्री है उसकी और कोई सेवाएं हैं उसकी, वो उसकी नीड्स को पूरी करती है जब उसे ये मार्केट से मिल जाता है। देयर आर द फाइनल गुड दैट पीपल यूज एज कंज्यूमर्स। जो गुड्स होते हैं वो फाइनल रूप में जो कंज्यूमर होता है उनको मिलता है। अब फाइनल रूप से कैसे? देखिए अगर किसी जो कंज्यूमर है उसको नीड है बिस्किट की, तो बिस्किट ऐसा तो नहीं है कि उसको दे डायरेक्ट उसको व्हीट दे दिया जाए कि भाई ये लो गेहूं और आप जाके बिस्किट बना लेना, ऐसा नहीं होता है। देखिए किसी भी मार्केट में फाइनल गुड्स कौन सा होता है? जैसे ए यानी कि एग्रीकल्चर से आप मान लें कोई सामग्री आई है और ए स्थान से है ना, ये प्लेस का नाम बता रहा हूँ मैं। तो एग्रीकल्चर से मान लो कोई सामग्री फैक्ट्री में गई है, तो ये भी मान लेते हैं फैक्ट्री है, और फैक्ट्री से वापस मैन्युफैक्चरिंग होके क्या कहाँ चली जाती है? सी यानी कि मार्केट में आ जाती है। तो ये जो सी है यानी कि ए उसका क्या है? व्हीट, सेकंड जो फैक्ट्री में आई है, और थर्ड क्या है? जो बिस्किट फाइनली बन के आ चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है? फाइनली रूप से यहाँ पे आ गया, तो ये फाइनल गुड्स कहलाता है। The rules and regulations are required for the protections of consumer in the marketplace। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जो कंज्यूमर है उसको मार्केट से जो सामग्री ले रहा है उसके लिए अधिकार मिल सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार को बनाने चाहिए। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है तो देखते हैं। चलो देखो क्या होता है, कंज्यूमर मूवमेंट होता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक बार एक महिला मार्केट में जाती है और मार्केट में जाने के बाद वो कुछ सामग्री खरीदती है। तो खरीदने के बाद जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि यार ये तो एक्सपायर है, ये सही नहीं है। तो वो क्या करती है? वापस शॉप पे लेके जाती है। तो शॉप वाला कहता है कि मैं इसे नहीं लूंगा। और वो जब इस तरीके का बिहेवियर करता है तो अब महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका तो पैसा लग चुका है, या महिला हो पुरुष हो कोई भी XYZ है, तो उसको अब उसका पैसा तो लग चुका है, तो अब उसके पास ऐसा तो कोई अधिकार है नहीं कि वो उस के खिलाफ कुछ FIR कर सके या ऐसा कुछ कर सके। तो फिर ऐसा एक मूवमेंट चला, यानी कि एक आंदोलन चला, जिसके तहत फिर सरकार को एक कदम उठाना पड़ा, जिससे जो हम 6 जो मैंने राइट बताए थे आपको और 7वां जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताया था, तो उसकी आवाज़ उठने लगी। और उसके बाद जाके कहीं ये 1984, 1983 ऐसे कदम उठाने पड़े, जिससे 1984 में ये प्रोसेस शुरू हुआ और 1986 में जाके क्या करना है? कंप्लीट हुआ। तो अब कंज्यूमर मूवमेंट in India, the consumer movement as a social force organized with the necessity of protecting and promoting the increase of consumers against unethical and unfair trade practices। जब मार्केट में इस तरीके की अनइथिकल और अनफेयर लोगों के साथ होने लगा तो सामाजिक रूप से इस तरीके की आवाज़ उठने लगी कि जो सामग्री है जो प्रोवाइड हो रही है वो हम वापस चेंज कहाँ करवाएं, और ये अगर कोई चेंज नहीं करता है, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, तो हम कहाँ जाएं। इस तरीके की आवाज़ उठने लगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? बिकॉज ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव was taken in 1986 by the Indian government। और 1986 में जब गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि इस तरीके का कोई अधिकार होना चाहिए जिससे
ये जो सभी आंदोलनकारी हैं उनको उनकी सामग्री से जो भी वो बाजार से खरीद रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए, तो ऐसा कदम उठाता है। देखिए 1984 मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूएसए में सबसे पहले प्रयास किया गया था 1984 में, फिर 1986 में ये भारत में आया। तो इट हैज implemented the Consumer Protect Act, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के रूप में यहाँ पे आया। और कब आया? 1986 में, पॉपुलरली नाउन एज कोपरा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में? कोपरा। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कोपरा की फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट है ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट बनता है वो है कि इसको कब लागू किया गया? तो 1986 में इसको क्या किया गया? लागू किया गया, है ना। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है और एक इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए अब सेफ्टी इज एवरीथिंग्स राइट, तो एक स्लोगन दिया गया है कि जो सुरक्षा है वो लोगों की सबसे अधिकार होना चाहिए। कंज्यूमर हैव द राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस दैट आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो लोगों को इस तरीके का अधिकार मिलना चाहिए कि उनका जीवन जो है हैजार्डस, उनके खतरा नहीं हो, और उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनकी जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति देखिए प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि आप जमीन जायदाद से हो, प्रॉपर्टी सभी तरीके से हो सकती है, जो उसका शरीर है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो जो उनका पैसा है वो भी उनकी प्रॉपर्टी, तो उनको कोई भी खतरा ना हो, ऐसा नहीं हो कि वो पैकेट में कुछ लेके आए और वहां से बम निकल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो ना तो उनकी कोई प्रॉपर्टी पे कोई खतरा हो, तो इस तरीके कोई न हो, इसके लिए ऐसा कानून बनाया गया। प्रोड्यूसर्स नीड्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एक प्रोड्यूसर जो कोई सामान बनाता है, जो सामान का इनोवेशंस करता है, इनोवेशंस तो चलिए ठीक है, हम कहें जो उसका प्रोड्यूस कर रहा है किसी सामान को, तो वो जरूरी है कि ये जो कुछ नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, नहीं तो उनका सामान क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। तो अब कैसी उनको जरूरतें हैं जो पूरी करनी चाहिए, ये हम पढ़ते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उस पर किस तरीके की जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, सेकंड प्राइस, थर्ड बैच नंबर, फोर्थ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, 5 एक्सपायरी डेट, 6 द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि पहला है, हम एक एक की अब बात करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, यानी कि उस सामग्री में किस तरीके का सामान प्रयुक्त हुआ है, यानी क्या क्या उसमें उपयोग किया गया है, वो सभी उसमें होने चाहिए। दूसरा कि क्या कितनी उसकी कीमत है, यानी कि प्राइस कितनी है, वो सभी उसमें होने चाहिए। बेंचमार्क, यानी कि उनको सरकार द्वारा जो नंबर दिए गए हैं वो उसमें प्रोवाइड होने चाहिए कि ये कोई फेक तो नहीं है। चौथा कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की ये सामग्री कब बनी है, यानी कि इस महीने में बनी है तो इस महीने की कौन सी डेट को बनी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और उसके बाद में ये कितने महीनों में एक्सपायर हो जाएगा या कितने सालों में एक्सपायर हो जाएगा, उसकी डेट इसमें आनी चाहिए। और सिक्स्थ कि भाई आप कहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए उस सामग्री पे, है ना। तो जैसे ये देखिए, एक हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या सामग्री प्रयुक्त हुई है, कैलोरी कितनी है, एनर्जी कितनी है, ये सारी। उसके बाद में बैच नंबर, यहाँ पे इस तरीके का बैच नंबर होता है, ये एक्सपायर डेट होती है, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई होती है ना, ये उनको सर्टिफिकेट मिला होता है, वो नंबर होते हैं इस पे, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, इनका यहाँ पे एड्रेस होता है यहाँ पे, तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इनको मिलती है। और ये स्ट्रिक्टली सभी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे कोई भी सामान बना हुआ हो तो उनको ये सारी चीजें माननी पड़ती है। ठीक, बढ़े आगे। यस, अब जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, द इंफॉर्मेशन हैज बीन डिस्प्लेड बिकॉज कंज्यूमर हैव टू राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज्ड। जो इंफॉर्मेशन है वो सारी उस पर होनी चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए ताकि वो देख कर सही पहचान करके एक कंज्यूमर उसको खरीद सके। कंज्यूमर कैन देन कंप्लेन एंड आस्क द compensations of replacement if the producer provide to be defective in any manner। तो किसी भी प्रकार से अगर उसको सामग्री सही नहीं मिली है तो ये सारी चीजें होगी ना। कौन सी? ये सारी चीजें होगी ना। तो एक कंज्यूमर को क्या हो जाएगा कि उसको कहाँ पर शिकायत करनी है, कहाँ से ये सामान आया है, किस तरीके का सामान है, तो उस सभी का इस चीज का पता चल जाएगा उस व्यक्ति को।
है ना, हाँ, और वो रिप्लेस करा सकता है वगैरह। अब क्या होता है, इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहेंस्ड अ लॉ पॉपुलरली नाउन आरटीआई, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आरटीआई लाया 2005 में, आरटीआई, है ना। कब आया है ये, 2005। और क्या इसका फुल फॉर्म होता है, राइट टू RHT, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना, पूरा लिखते हैं। हाँ, तो किसी भी प्रकार से यदि कोई सामग्री सही नहीं है या कहाँ से आई है, कुछ भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वो एक आरटीआई फाइल कर सकता है। और आरटीआई किसके खिलाफ, जिससे के खिलाफ आपको ये चाहिए होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो आपके एग्जाम हुए और एग्जाम होने के बाद में आपकी जो नंबर्स है वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से, और नंबर आपको लगता है कि यार ज़्यादा आने चाहिए, ये तो नंबर कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। उसके तहत आपको कॉपी दी जाती है, आपकी फोटो कॉपी करके दी जाती है, और उसमें फिर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की। These laws ensure that the citizens gets all the information about the functions and government department। ये जो आरटीआई लेके आए हैं वो न सिर्फ किसी फैक्ट्री में, ऑल्दो सभी जगह आप कहीं पर भी आरटीआई लगा के, चाहे गवर्नमेंट का काम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का काम हो, चाहे प्रेसिडेंट का काम हो, छोटे से छोटे लगा के बड़े से बड़े तक आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। तो ये तो क्या हो गई, एक छोटी सी बात हो गई कि भाई आरटीआई ये कानून आया जिसके तहत आप सभी को ये जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब हम क्या करें कि जब हमें किसी प्रकार का कोई सामान सही नहीं मिलता है, तो या कोई मना कर देता है कि भाई ये हमारे यहाँ का नहीं है, या फिर कोई सामग्री से जैसे हमने कुछ लेके आए और वो कोई चीज़ खराब आ गई, तो खराब आने के बाद में हम किस तरीके से उसका डिफेंड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, जब कोई चॉइस हमें अस्वीकृत कर दी जाती है, मना कर दिया जाता है सामने वाले की तरफ से कि ये हमारी नहीं है, या हम इसके दोषी नहीं हैं, तो इस तरीके की हम कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं। एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन whenever whatever capacity regardless of age, gender and nature of service has the right to choose whether to continue to receive the service or not। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो चाहे किसी भी प्रकार का हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे अच्छे पद पे हो या हम कहें निम्न पद पे हो, किसी भी एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकता है ना। अब उसको क्या करना है, वॉट शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस, कहाँ उसे न्याय मिल सकता है। अब कंज्यूमर को सबसे पहले क्या करना होता है कि कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉटेशंस, यानी कि आपको क्या करना है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, यानी कि आप कोई भी चीज़ लेके आए और वो खराब आ गई है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ न्याय मिलेगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये कि आपको अधिकार दे रखा है कि आपको ये अधिकार है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ खराब आ जाती है तो आपको वो सही करके दी जाएगी या फिर आपको वापस रिप्लेस करके दी जाएगी। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस नाउन एज द कंज्यूमर forums or consumer protections councils। They guide consumers on how to file case in the consumer court। देखिए, ये जो चीज़ें हैं सारी, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या आपके साथ गलत सामान मिल गया है, इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बना हुआ है। तो किसी भी कोर्ट में ऐसे नहीं है कि आप जाके डायरेक्टली आप केस फाइल कर दें, तो इसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है भारत में, और उन संस्थाओं को कहा जाता है कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, है ना। तो इस प्रकार के जो कोड बने हुए हैं उसमें आपको जाना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ उपभोक्ता शिकायत केंद्र, इस तरीके के आपको उपभोक्ता शिकायत केंद्र जगह जगह मिल जाएंगे, आपके गाँव में वगैरह जहाँ पे भी होंगे, या आपके पंचायत वगैरह जो होंगे वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपको बताया जाता है कि इस प्रकार का केस है, आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक, तो ये पहला काम होता है, अगर आपके पास कुछ भी दिक्कत हो जाती है यहाँ जाना है, कंज्यूमर कंज्यूमर फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जाना है, उपभोक्ता शिकायत केंद्र में जाना है, और वहाँ पे जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि बिल कब का है, कहाँ का है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे आप जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे भाई कौन सा केस कहाँ चलना चाहिए। तो देखिए, बहुत सिंपल से कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक कानून बना है, और उसको क्या कर दिया है, 3 पार्ट में बांट दिया, 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी।
अब ये क्या कर दिया, 3 पार्ट में इसको बांट दिया। भाई आपको बहुत सारा काम है, ऐसा तो नहीं है कि सभी जगह एक ही कोर्ट में आ जाएंगे। जब हम केस लगाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए जिला न्यायालय में अलग लगता है, राज्य न्यायालय में अलग लगता है, फिर सुप्रीम न्यायालय में अलग लगता है। तो इस तरीके से केस जो अलग अलग केसेस होते हैं वो अलग अलग जो कोर्ट होते हैं वो अलग अलग लगते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या था, एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स उसको 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल लेवल पर वो सेट अप फॉर द रिडल्स ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। क्योंकि कंज्यूमर्स को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, इसके लिए उन्होंने अलग अलग कोर्ट बनाए हैं। अब देखिए, अगर आपको आपका जो धन है, यानी आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी राशि पहला द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम्स। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है उसके डिस्ट्रिक्ट फोरम्स कहा जाता है, विच डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू Rs 20 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और क्वेश्चन यहीं से आता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यहीं से आता है इस पूरे लेसन में। 2 तो मैंने छोटे क्वेश्चन बता दिए, कहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है। बहुत ध्यान से समझना कि जो आपका पैसा है, यानी आप 5 रुपए का वेपर्स लाएं या 10 लाख की कोई घड़ी लाए या 10 लाख की कार लाए या कुछ भी सामान लाए, यदि आपकी राशि 20 लाख तक है, 20 लाख से 21 लाख भी नहीं, 20 लाख 1 रुपया भी नहीं, 20 लाख तक अगर आपके पास है, तो वो सारा कहाँ केस लगाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में लगाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाया जाएगा। जैसे ही आपकी राशि 20 लाख से अधिक हो जाती है, द स्टेट लेवल कोर्ट कॉल्ड स्टेट कमीशंस, यानी कि जो स्टेट लेवल का कोर्ट है उसे स्टेट कमीशन कहा जाता है, डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम बिटवीन 20 lakhs एंड Rs 1 करोड़। यानी कि आपका 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो पैसा होगा वो सभी केस का कहाँ देखा जाएगा, तो स्टेट कमीशंस में देखा जाएगा, स्टेट कोर्ट में देखा जाएगा। जैसे ही आप 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा है, आपकी राशि 1 रुपए से लगा के 20 लाख तक की है तो कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक की है स्टेट कमीशंस में जाएगी, यानी कि स्टेट कोर्ट में जाएगी। जैसे ही 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे हम तो नेशनल लेवल में चली जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो थर्ड, द नेशनल लेवल कोर्ट इज नाउन एज द नेशनल कमीशंस। क्या कहा जाता है इसको, नेशनल कमीशंस। बहुत ध्यान रखना, फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, दूसरा स्टेट कमीशंस कहा जाता है और तीसरा नेशनल कमीशंस कहा जाता है, विच डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम इज एक्सीडिंग Rs 1 crore if case is dismissed in any district level court. A consumer can also apply in the state and subsequently in national level court. यदि आपका केस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 1 करोड़ तक का है तो नेशनल लेवल में लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा ही नहीं। अब आप पूछेंगे सर हम क्या करें यदि हम यहाँ से केस हार जाते हैं, यदि 20 लाख का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लाख से यहाँ से हार गए लेकिन हम जेन्युइन है, तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट लेवल में केस लगाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पे वापस आ सकते हैं। आपका जो केस होगा, स्टार्टिंग केस होगा, वो इस राशि में नहीं है। अब यहाँ पे 20 लाख का केस है और इससे कम का है, यदि हार जाते हैं तो स्टेट लेवल में लगेगा, और यहाँ स्टेट लेवल से भी हार गए तो फिर यहाँ पे लगेगा, ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे लगेगा। अब यहाँ से मान लो स्टेट लेवल है, यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, वापस नेशनल लेवल पे आएंगे और नेशनल लेवल का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। यानी कि नेशनल लेवल, अब नेशनल लेवल का कोई केस है वो तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, नेशनल लेवल में लड़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से नेशनल लेवल का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में तो नहीं दी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोपरा was an act by the Parliament of India elected to promote the interest of consumer India। जो 1986 में मैंने आपको पूरा बताया क्यों इस प्रकार का केसेस लगते हैं और क्यों ये जरूरी है ये एक्ट, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस केस में इस एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में इसमें एक नए प्रावधान जोड़े और नए प्रावधान में जोड़ने के बाद में ये जो एक्ट है अब किस नाम से जाना जाता है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता था, 1986 के नाम से जाना जाता था, पहले 1986 के नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना था, 2019। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन आप इसको लिखेंगे थोड़ा इफेक्टिव रहता है आंसर लिखने में, है ना, आंसर राइटिंग में। चलिए, तो ये एक छोटा सा लेसन था अपना, है ना। हाँ, लेसन तो खत्म हो चुका है, बहुत छोटा सा लेसन था और मैंने बता दिया आपको कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है
बेसिक सा क्वेश्चन समझने पे क्वेश्चन है, और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो कोर्ट केसेस हैं वो सारे अच्छे से पढ़ें, वो पूरा वही क्वेश्चन आता है मेनली। ठीक है, तो आई होप ऐसा अच्छा लगा होगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो आप। ठीक, और इसकी पीपीटी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। और जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।